नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है मित्रों। आज लगभग समय अभी हो रहा है 1:30 बजने वाला है। दिनांक है 25/3/2021। रात के 1:30 बज रहे हैं, दिन के 1:30 नहीं बज रहे हैं। मेरी मजबूरी भी है और इसी समय मुझे वक्त भी मिलता है वीडियो बनाने के लिए। बड़ा ही परिश्रम लगता है एक एक वीडियो को बनाना। और पेशे से मैं एक छात्र हूँ, विद्यार्थी जीवन यापन करता हूँ, साथ ही साथ एक राजनीतिक व्यक्ति भी हूँ, साथ ही साथ घर परिवार की जिम्मेदारी है, घर का सबसे बड़ा लड़का भी हूँ। इस वजह से कई प्रकार की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, जिसके वजह से मुझे समय नहीं मिल पाता है। फिर भी मैं इन सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए लगभग मेरी जितनी वीडियोज़ आती हैं वो सारे रात के ही शूट किए हुए होते हैं। हालांकि ये तो मेरी स्ट्रगल है और मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ। इससे हमारे युवा मित्रों को पता चलेगा कि क्या एक राजनीतिक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है, किस तरह से आता है। आज की हालांकि राजनीति का अर्थ ही बदल चुका है। तो समय न जाया करते हुए सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जिनके मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपके ही मदद और आपके ही प्यार की वजह से आज यह सफल हुआ हूँ। मैं मात्र 10 से 12 दिन के अवधि में ही 1000 के सब्सक्राइबर होना एक अच्छी बात है, बड़ी बात है मेरे लिए खास करके, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इन सभी टेक्निकलिटी से बहुत दूर हूँ, यूट्यूब से बहुत दूर था। ना मुझे एडिटिंग पता था, ना मुझे शूटिंग पता था। फिर भी आपके प्यार से सब कुछ संभव हो रहा है। और चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो मैं इस वीडियो में मुख्यतः बात करने वाला हूं कि राजनीति क्या है। हालांकि आप सभी राजनीति का परिभाषा, मैं भी एक पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूं, तो हम सभी पढ़े होंगे राजनीति की परिभाषा क्या है, किस तरह से राजनीति का आविष्कार हुआ। राजनीति के आविष्कारक अरस्तु और प्लूटो जी थे। इन सभी बातें, ये सारी चीज़ें तो किताबें में लिखी हुई हैं, तो इन सभी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पर मैं इसके आगे जाकर आपसे बात करने वाला हूँ। मेरा मुख्य बिंदु यह एक रहेगा कि राजनीति क्या है, दूसरा रहेगा कि मेरे आने वाले भविष्य में मेरा प्लानिंग क्या है, प्लॉटिंग क्या है, मैं करता क्या हूँ, किस तरह से मैनेज कर रहा हूँ। और तीसरा पॉइंट रहेगा बजट 2021, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं तो आपके लिए बजट को समझना, देश के अर्थव्यवस्था को समझना, इकोनॉमिक्स को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और सामाजिक जीवन में भी यह बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था को समझना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो पहला टॉपिक है कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी, युवा की क्या भागीदारी है, और एक युवा होने के नाते मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है युवाओं तक वर्चुअली आप सभी तक अपनी बातों को पहुंचाना। क्या भागीदारी है, आने वाले समय में क्या बदलने वाला है, क्या सेम रहने वाला है। रात के लगभग 1 बज रहे हैं और हर समय पर बाहरी जो गली के कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स जो हैं, वो रह के परेशान करते हैं। कोई बात नहीं, हम सह लेंगे, कर लेंगे, क्योंकि राजनीतिक जीवन जो होता है बड़ा ही संघर्षपूर्ण होता है, संघर्ष से भरा हुआ होता है। तो यह भी एक वर्चुअल संघर्ष है, उसको झेलना चाहिए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी क्या है। एज अ युवा, एक युवा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आप सबों तक उस चीज़ को पहुंचाना कि आज के राजनीति में युवाओं की भागीदारी क्या है। क्या उजला कुर्ता और पैजामा पहन लेने से आप राजनीतिक व्यक्ति बन जाते हैं? इस चीज़ को भी बहुत समझना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक परिवार से होना क्या आपके राजनीतिक जीवन के लिए सफलतापूर्वक होगा या फिर आपके लिए लकी होगा, इस बात पे चर्चा करेंगे। तीसरा, क्या राजनीति में पैसा मायने रखता है। और सक्सेस रेट मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएससी में अगर आप मेहनत करते हैं तो सक्सेस रेट है। यहाँ पर हर साल मुझे तो एग्जैक्टली नंबर नहीं पता है, हर साल कई सारे आईएएस, आईपीएस और अन्य कैडर के अफसर निकल जाते हैं। पर क्या राजनीति में उस टाइप का सक्सेस रेट है इतने मेहनत के बाद? अगर हमारे मनुष्य जीवन में हमारे लिए अगर कोई बहुत टफ एग्ज़ाम अगर माना जाता है वो होता है यूपीएससी। बहुत सारा मेहनत लगता है, पर 1% मैं सोच सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति मेहनत करके उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है।
तो क्या उसी तरह राजनीति में सक्सेस रेट उतना ही है जितना कि यूपीएससी में मेहनत करने पे सक्सेस रेट है? तो दोस्तों नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर 0.001% सक्सेस रेट है। हजारों लाखों में कोई एक अच्छा राजनीतिक व्यक्ति बन पाता है, अच्छी उसकी राजनीतिक जीवन होती है। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं, अच्छा आपको सबसे बड़ी बात है कि अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं, अगर आप राजनीति से ताल्लुकात रखते हैं, तो आपको बहुत स्ट्रांगली मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। मेंटली अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि आप राजनीति में जा रहे हैं, कई तरह की बाधाएं आएंगी। राजनीति एक युद्ध है, इसको डट कर सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार से एक सिपाही युद्ध स्थल पर अपने जान प्राण को दांव पे लगा देता है, उसी तरह से हमको भी इस युद्ध में जमकर तैयार होना पड़ता है। साथ ही साथ बहुत सारे युवाओं हैं, अब भागीदारी और युवाओं की रोचकता है आज के समय में। जो आज राजनीति की ओर हमारे देश के युवा, जो भारत की युवा बढ़े चले जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, तो अगर उसका लगाव हो रहा है आज के समय, आज के युवाओं को राजनीति से लगाव है, तो ये बहुत अच्छी बात है। परंतु यह भी जानना जरूरी है कि क्या टेक्निकलिटीज़ हैं जो कि जरूरी है, क्या आपको नॉलेज होना चाहिए। आज उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ कि राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण है कि आज के युवा जो है वो पावर, 2-4 गार्ड देख लेते हैं, 4-5 गाड़ियाँ देख लेते हैं, अच्छा उजला कुर्ता पैजामा पहने लगते हैं लोग, हाथ में मोबाइल होता है आईफोन वाला, और कई प्रकार की शौर शोहरत को देखकर लोग राजनीति की ओर आकर्षित होते हैं। तो बिल्कुल ये गलत है। इस प्रकार से बिल्कुल भी आकर्षित ना हो। जो आप कर रहे हैं, जो जिस चीज़ में आपकी रुचि है उसी में रहें, वही आपके लिए, आपके जीवन के लिए लाभदायक होगा। और राजनीति को जो लोग पावर समझते हैं, करप्शन समझते हैं, भ्रष्टाचार समझते हैं, जो लोग राजनीति को लूट समझते हैं, वह बिल्कुल गलत समझते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। राजनीति में कई ऐसे अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से हमारा देश आज डेवलपिंग कंट्रीज में अच्छे स्थान पर है। तो आज शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो का कि राजनीति क्या है, राजनीति में युवाओं की भागीदारी क्या है और क्या होने वाली है। तो मित्रों, राजनीति में मैं आपको समझाने के लिए 2 प्रकार के युवाओं को आपके सामने रखता हूँ। एक है तेजस्वी सूर्या, जो कि अभी भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सबसे कम उम्र के सांसद सदस्य भी हैं। बेंगलोर से वो बेंगलोर के सांसद हैं, और उन्हें के कंपैरिजन में मैं एक तेज प्रताप यादव को भी लेना चाहता हूँ। दोनों अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं। एक जो है वो मेहनत करके आता है, तेजस्वी सूर्या, एक जो है अपने पिताजी के वजह से राजनीति में है। तो तेजस्वी सूर्या जो है, उसका आज जो पकड़ है जनता के बीच, उसकी जो सोच है, देश को आगे ले जाने की जो शक्ति है, वो दिखती है। और तेज प्रताप जो है, मुझे इनमें रत्ती भर भी कोई शक्ति नहीं दिखती है जो इनको राजनीतिक व्यक्ति बनाए। यह किस हालांकि इस बिंदु पर हमें बात नहीं करना है। काफ़ी बढ़िया स्कोप है युवाओं की आज की राजनीति में, युवा आ सकते हैं, बहुत स्कोप है, परंतु मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेरे पिताजी एक बात कहा करते हैं, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले आप योग्य बने, तब उसके पीछे भागे, तब उसके लिए मेहनत करें। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक राजनीतिक व्यक्ति होने से पहले आप उसके योग्य बने। योग्य बनना महत्वपूर्ण है। योग का अर्थ होता है कि राजनीति में देखिए, पैसे की तो ज़रूरत है ही, ज़रूर है। अगर आपका कोई बिजनेस है, आप किसी व्यवसाय में हैं, आप एक शिक्षक हैं, या फिर अन्य किसी भी आप व्यवसाय में हैं, जो भी आपकी अर्निंग होनी चाहिए, सोर्स ऑफ अर्निंग होनी चाहिए जिससे आपका जीवन चले, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। युवाओं, आपके लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। पिताजी के पैसे पर राजनीति करना संभव नहीं है, तो इस बात को ध्यान में रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी दोस्तों से बताना चाहता हूं कि आज के समय में मिर्ज़ापुर और इस टाइप के कई सारे वेब सीरीज़ है, तांडव,
जो नए नए वेब सीरीज है मैंने देखा है, उन सभी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। इन सभी वेब सीरीज, इन सभी फिल्मों को देखकर कभी प्रभावित ना हो। इनका ताल्लुक बिल्कुल भी असली दुनिया से नहीं होता है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। कभी भी राजनीति में गोली और बंदूक का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। हालांकि करते होंगे लोग, करते हैं, वो बात अलग है। वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं होते हैं, वो गुंडे हैं। उनको दुनिया गुंडा मानती है। वो आखिरकार कुछ समय बाद जेल में मिलते हैं आपको। उनका कोई फ्यूचर नहीं है। तो काम ऐसा करे जिसका कोई फ्यूचर हो। दूसरी बात है कि क्या कुर्ता, उजला कुर्ता पैजामा पहन लेने से आप एक राजनीतिक व्यक्ति हो जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। उजला कुर्ता पहनकर, हालांकि कई ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति जैसे पवित्र शब्द को कलंकित कर रहे हैं, परंतु हमें ऐसा नहीं करना है। हम देश के नौजवान हैं, देश को आगे लेके जाना है, अमेरिका से भी आगे लेकर जाना है। तो इसके प्रति आप जिस मिट्टी से जन्म लिए हो, जिस मिट्टी का आप पे कर्ज है, उसके प्रति तो आप अपना फर्ज निभाओ ईमानदारी पूर्वक। अपने माता पिता के प्रति ईमानदारी पूर्वक फर्ज निभाओ। अगर कुर्ता पैजामा, उजला कुर्ता पैजामा पहनने से अगर राजनीति हो जाती तो कई ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन भर उजला कुर्ता पैजामा पहन कर रह गए। पर हाँ है, आज यह कलयुग है, सक्सेस रेट बहुत कम है। कई ऐसे महान आत्मा भी हैं जो राजनीति में होते हुए सफल नहीं हुए, विधायक मंत्री नहीं बन पाए। वो बात अलग है, पर उनकी जो सामाजिक छवि है वो किसी विधायक मंत्री से बिल्कुल भी कम नहीं है। उनके अंदर की जो ऊर्जा है किसी विधायक मंत्री से बिल्कुल भी कम नहीं है। यह 100% सत्य बात है। तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि आप उजला कुर्ता पैजामा पहन लें और आप राजनीतिक व्यक्ति बन जाए। बिल्कुल संभव नहीं है। उसके बाद हम आने वाले हैं कि क्या राजनीतिक परिवार होने से आप, राजनीतिक परिवार से आपका ताल्लुकात रहता है तो क्या आप राजनीतिक व्यक्ति हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास जीता जागता इसका उदाहरण है। देख लीजिए राहुल गांधी को, क्या कर लिया उन्होंने। 50 साल के हो गए हैं और अभी तक अपने आप को युवा साबित करने में रहते हैं। संसद भवन में कई प्रकार का मजाकिया बात करते हैं, जैसे कि वो किसी प्ले स्कूल में गए हों, पढ़े हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से और काम करते हैं बंदरों वाली। बिल्कुल गलत बात है। वैसे मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक कमेंट ही कर रहा हूँ क्योंकि इस प्रकार का वो हरकत करते रहते हैं। उनमें राजनीतिक मुझे कोई वो नहीं दिखती है। दूसरी बात करते हैं, हाँ राजनीतिक परिवार के ऊपर बात कर रहे हैं, तो परिवार उतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखता है। देखे हैं कि राहुल गांधी जी जो हैं वो प्रधानमंत्री के बेटे हैं, फिर भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हाँ, हालांकि प्रधानमंत्री के बेटे हैं तो स्वाभाविक है कि वो सांसद हैं, तो वो बात अलग है। सांसद होना कोई राजनीतिक व्यक्ति, मैं तो राजनीति को उस पे देखता हूँ कि आप एक राजनीतिक व्यक्ति तभी हैं जब आप समाज के कल्याण में काम आ रहे हैं, समाज के अच्छाइयों को और ऊपर लेके जा रहे हैं। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपका कोई क्रिमिनलाइजेशन से कोई ताल्लुकात नहीं रखता हो, समाज की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, आप एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तभी आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। सदन में जाना नहीं जाना ये बात अलग है। राहुल गांधी के सदन में रहने और ना रहने से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा देख लेते हैं कि कोई फायदा नहीं है राजनीतिक परिवार होना या ना होना। दूसरी बात है, अगर हम बिहार की बात देखें तो तेज प्रताप यादव को देख लीजिए। यह भी मुख्यमंत्री के बेटे हैं। क्या है ये, टिकटॉक बना रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को राजनीति में होना या ना होना, परिवार से होना या ना होना, इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप राजनीतिक परिवार से हैं या नहीं हैं। तो आपके अंदर समाज सेवा के प्रति सद्भावना होना चाहिए। ये परिवारवाद होना चाहिए कि आपके जो जिस्म है उस क्या बोला जाता है, मेरे पास शब्द नहीं आ रहा, उसमें समाज सेवा के प्रति एक ईमानदारी निष्ठा होनी चाहिए। तो उसके बाद हम आने वाले हैं कि क्या, और अगर हम उदाहरण देखेंगे इसमें कि मोदी जी कोई राजनीतिक परिवार से थे, तो बिल्कुल नहीं। तो कोई मतलब ही नहीं रखता है राजनीतिक परिवार से हो या ना हो,
आप राजनीति में सफल हो सकते हैं। हाँ, बस इंटेंशन आपका सही होना चाहिए। दूसरी बात, क्या पैसा मैटर करता है राजनीति में? तो कहीं ना कहीं हाँ और कहीं ना कहीं ना भी। पैसा उतना ही मैटर करता है जितने से आपकी रोजमर्रा की जो खर्चे हैं वो चल जा रहे हैं। आपकी समाज कल्याण में आप उसका कुछ अंशदान कर पा रहे हैं, यानी कि खाने पीने और रहने की सुविधा आपके पास हो। बस इतना ही होना चाहिए। मोदी जी के पास भी उतना ही था और आज देश के प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए। गृह मंत्री अमित शाह के पास भी कुछ उसी प्रकार का हालत था। एक सामान्य वर्ग परिवार से वो लोग आते थे, सामान्य क्या उससे भी कम से आते थे। बूथ अध्यक्ष के पद से गृह मंत्री अपने स्टार्ट किए थे अपना राजनीतिक कैरियर, और आज गृह मंत्री हैं भारत के। तो बिल्कुल भी नहीं, पैसा मैटर नहीं करता है। सक्सेस रेट हालांकि बहुत कम है। तो मित्रों, ध्यान दें कि राजनीति में शान शौकत और बॉडीगार्ड से आपको आना है। तो कई ऐसे फील्ड हैं जिनमें ये सारी चीज़ें कॉमन हैं, तो आपको वहाँ भी शान शौकत मिलेगा, वहाँ भी बॉडीगार्ड मिलेगा। अरे सारे फील्ड्स में अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो, अगर आप उसमें नंबर 1 है, तो हर जगह आपका शान शौकत है। तो राजनीति में अगर आना है तो आपको पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। एक सच्चा भाव होना चाहिए मन में। यही मेरा पर्सपेक्टिव है। रोज़मर्रा के कामों को समाप्त करने के बाद मुझे समय मिल पाता है कि मैं आप सबों के लिए वीडियो बना पाऊँ। तो आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पर कि मेरे लाइफ के क्या प्लानिंग्स है, क्या प्लॉटिंग्स है, मैं फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ। यूट्यूब तो खोल लिया हूँ, पर इसका उद्देश्य क्या है, किस तरह से मैं इसको आगे लेके जाने वाला हूँ और अपने राजनीतिक जीवन को किस तरह से आगे लेके जाने वाला हूँ। तो बात करते हैं थोड़ी सी मुझे नींद भी आ रही है, अभी बीच बीच में कॉफ़ी वगैरह लेकर मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। चूँकि मेरे लगभग 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, तो मुझे यूट्यूब की एक पॉलिसी है 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए, तभी आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो सकता है। तो वॉच टाइम बढ़ाने के लिए मुझे लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी। तो इसलिए मैं यह लंबा वीडियो, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो नींद भी आ रहा है और दिन में हालांकि मुझे समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं घर पे बहुत कम रहता हूँ। दिन में बाई प्रोफेशन मैं एक विद्यार्थी जीवन यापन भी करता हूँ, साथ ही साथ एक राजनीतिक जीवन यापन भी करता हूँ। और समझ सकते हैं कि शोरगुल होते रहता है दिन में। वैसा कोई स्टूडियो नहीं है मेरे पास जहाँ पर मैं शूटिंग करूँ या फिर अन्य इस तरह के कामों को करूँ। इस वजह से मुझे सहारा लेना पड़ता है रात में लगभग 1 बजे के लगभग 12 बजे के लगभग मैं नहाता हूँ, फिर से फ्रेश होता हूँ, तैयार होता हूँ। उसके बाद खाना पीना नहीं खाता हूँ, खाना पीना थोड़ा लेट से होता है। हालांकि मैं इन सभी चीज़ों को आगे चलकर मैनेज कर लूँगा। अभी काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यही हमारा हिम्मत भी है कि हम रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक काम करते हैं। ना मुझे लाइटिंग की कोई नॉलेज है, ना मुझे एडिटिंग की कोई नॉलेज थी। धीरे धीरे सब कुछ सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ। यही संघर्षशील जीवन जीना चाहिए एक राजनीतिक व्यक्ति को, या फिर एक सामान्य जीवन में एक व्यक्ति को भी, क्योंकि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। और सामाजिक और राजनीतिक जो लोग, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कहीं अगर कचरा फेंका गया होगा तो राजनीतिक व्यक्ति को इशारा करते हैं कि वो उसकी जिम्मेदारी है। तो ये बिल्कुल गलत है। कहीं कचरा फेंका जाना या फिर हर जिम्मेदारी हर सामाजिक जिम्मेदारी एक राजनीतिक व्यक्ति की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समाज के आप भी प्राणी हैं। जितनी जिम्मेदारी एक आम इंसान की होती है, उतनी ही जिम्मेदारी एक राजनीतिक व्यक्ति की भी होती है। नहीं, राजनीतिक व्यक्ति की थोड़ी सी बढ़ जाती है, पर जिम्मेदारियां तो लगभग सेम है। तो हम अभी बात करेंगे कि मेरे लाइफ के प्लानिंग्स क्या हैं। यूट्यूब चैनल तो खोल लिया है। यूट्यूब चैनल खोलने का एक महत्वपूर्ण मेरे पास रीज़न यह है कि इससे हमारा और आपका संवाद स्थापित हो पाएगा। मैं कहीं भी रहूं, देश के किसी भी कोने में रहूं, हम आप आसानी से एक समय बांध दिया जाएगा जिस पर हम सभी जुड़ेंगे।
मेरी वीडियोस आती रहेंगी, आपकी प्रतिक्रिया आती रहेंगी। इन सभी चीज़ों से काफ़ी आदान प्रदान होगा, विषयों का आदान प्रदान होगा, जो नॉलेज का आदान प्रदान होगा, जिससे जीवन में आगे चलकर काफ़ी मदद मिलने वाला है। मित्रों, यही मेरा लाइफ का अभी फ्यूचर गोल है, फ्यूचर प्लानिंग है कि राजनीतिक जीवन को अच्छे से जीना है, साथ ही साथ विद्यार्थी जीवन को भी उतने ही अच्छे से जीना है। दोनों के बीच सामंजस्य बैठा कर जीना है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए अभी प्रारंभिक दौर में, पर मैं इसको आसान बना लूँगा। साथ ही साथ YouTube का करियर शुरुआत किया हूँ, तो यह भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो गई है। 1000 लोग मुझे प्रतिदिन देखते हैं, तो यह भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिसका मैं निर्वहन अपने पूरे तन मन धन से कर रहा हूँ और करूँगा। तो अब आखिरी में आती है बजट 2021 डिस्कस करने की बारी। तो मैंने लगभग मित्रों एक रोस्टर बना रखा है। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि राजनीतिक जीवन जीने का मतलब यह होता है कि आप समाज के हर उस बिंदु पर अपना ध्यान आकर्षित करते रहे जहाँ की आपका होना चाहिए। अगर जिनको बजट समझ में, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो राजनीति में तो आना चाहते हैं, परंतु किस वजह से, मजबूरी से, क्योंकि उनको मैथ्स अच्छे से आती नहीं है। आजकल के बच्चों के पास 3 4 5 ही तो ऑप्शन बच गए हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं अदर कैरियर्स ऑप्शंस को बच्चे ट्राई करते हैं। आज तो ज़माना इतना हाई फाई हो गया, हर चीज़ अवेलेबल हो गया है, इंटरनेट पर आप जो मदद चाहते हैं वो मिल जाता है। तो एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते और मैं आपको ही बताना चाहता हूँ कि आपको बजट का नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। जो लोकसभा में बजट जो बिल पारित होता है उसका एक बार में आपको वीडियो देखकर लाइव प्रसारण होता है, उसका देखने का आपको आदत होना चाहिए। प्रतिदिन देखें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, यह एक अच्छे राजनीतिक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम शुरू करेंगे बजट 2021 के बारे में बताना। तो इस बार का जो बजट था और सारे ईयर्स के बजट से बहुत अलग था। इस बार जो बजट था वो डिजिटली, इस बार की बजट की खासियत थी कि वो डिजिटली इस बार प्रस्तुत किया गया। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, वो इस साल के बजट को एक टैबलेट के माध्यम से प्रस्तुत की। एक लाल कलर का कपड़ा, बड़ा ही सुंदर कपड़ा, उसके अंदर टैबलेट रखा हुआ था। उसी में इस साल का बजट जो इस साल के बजट का जो पेपर था, जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया होगा, जो भी प्लानिंग होगा, उसके अंदर, उस टैबलेट के अंदर यानी कि इस साल का बजट जो था वो डिजिटली पेश किया गया। और इस साल के बजट में सबसे बड़ा रकम यानी कि सबसे महत्वपूर्ण रकम जो था वो हेल्थ सेक्टर को दिया गया। लगभग 20 लाख करोड़ रुपया हेल्थ सेक्टर को दिया गया। यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि यह जो रकम है वो हर बार नहीं दिया जाने वाला है, यह इस बार के लिए ही दिया गया, जो कि स्वाभाविक है, आप सभी समझ रहे होंगे, कोविड के ही वजह से दिया गया है। और दूसरा बात है, आते हैं इस बार जो PCI एक स्कीम लेके आई है सरकार। PCI स्कीम का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी छोटे मोटे कंपनीज हैं वो विदेशों से आयात या निर्यात कर रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जिनका इंपोर्ट पे नहीं, जिनका एक्सपोर्ट जितना बढ़िया होगा, जितना ज़्यादा होगा, उतना परसेंट उनको टैक्स भरने में मदद मिलेगी, यानी कि छूट मिलने वाली है। और दूसरी बात ये है कि नई कंपनियों को ग्रो करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है, जो कि हमारा भारत में जितने भी नई कंपनी हैं इनको ग्रो करने का यह बहुत एक अच्छा मौका है। मित्रों, हमारी सरकार जो है, इस बार का जो बजट था वो पीपल ओरिएंटेड से ज़्यादा था, देश को समर्पित इस साल का बजट रहा है। बजट का इंटरप्रिटेशन करना एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बड़े ही अच्छे तरीके से आना चाहिए कि अगर लोकसभा में अगर बजट प्रस्तुत हो रहा है तो आप उसको बहुत आसानी से समझे। एक अच्छे राजनीतिक का यह पहचान होता है। तो दूसरा पॉइंट आपने समझ लिया है। तीसरा आता है कि हमारे देश में आपको एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए जानना यह चीज़ बेहद ज़रूरी है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या है, क्या नहीं है। तो हमारे देश में
कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और किसान, यह 2 सबसे महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ इनकम है इनकी। बट इसमें भी एक रोचक बात है जो शायद कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। यह असंगठित है। यह जो सेक्टर है, यह जो कंपनी, मान लीजिए कंपनी मानते हैं, यह जो है यह असंगठित है, संगठित नहीं है। अब असंगठित किस रूप से है? तो असंगठित इस रूप से है कि इसका कोई वर्किंग डे नहीं है। इसमें कोई ऐसा दिन नहीं है कि आप इतवार को काम नहीं करेंगे, शनिवार को काम करेंगे। इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। और जो संगठित होते हैं, जिनमें संगठित का मतलब यह होता है कि जैसे ऑफिस जाते हैं लोग, सैटरडे और संडे छुट्टी रहती है और इस दिन छुट्टी है, इस दिन आपको 5 से 7 वाली जो जॉब है उसको संगठित जॉब कहते हैं। और हमारे देश का सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री है, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, वो संगठित नहीं है इस बार। और अगले पॉइंट पे अब हम आते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में इस बार 74% एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 74% छूट मिला है। अब अपना आप इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस कंपनीज या फिर कोई बहुत सारे इन चीज़ों को टेक्निकलिटी में समझना पड़ेगा। इनको 74% छूट मिला है। बस आपको अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो यह इतना ही जानना आपके लिए काफ़ी है। इसमें मैं कभी वीडियो बना लूँगा जिसमें इन सभी चीज़ों को बहुत ही डीपली हर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। और सबसे महत्वपूर्ण है, इस बार के बजट में बैंक पर बढ़ रहे दबाव को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे स्कीम लाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं बैंक के बढ़ रहे बोझ को देखते हुए। बहुत सारे ऐसे नीरव मोदी जैसे धोखेबाज आदमी हैं, अब कितनी भी मैं उनको ऑन कैमरा तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, और ऐसे भी मैं इन सभी ऐसे लोगों के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। ऐसे जो लोग हैं, इनके लिए एक कड़ी नियम बनाई है सरकार ने। और इनसिक्योरिटी भाई लोगों को होती है कि एक बैंक का अहम हिस्सा जो है वो ऐसे लोग लेके भाग जाते हैं। सोचिए समझिए, ऐसे लोग हैं हमारे देश में। तो पहले दोस्तों मित्रों समझते हैं कि पैसा आता कहाँ से। अगर आप लोन लेने जाते हैं, बैंक आपको लोन देती है तो किस तरह से देती है, कहाँ से देती है। जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, अमीर लोग हैं, टाटा है, अंबानी है, इन सभी के जो पैसे हैं ना, अमीर के पैसों से लोगों को लोन मिलता है। जरूरी नहीं है कि अंबानी का पैसा आपको मिल रहा हो, अंबानी कहीं इन्वेस्ट किया होगा, अंबानी तो खुद कई जगह से लेते हैं, उनको भी बैंक से लोन लेते हैं। इस प्रकार का आयात निर्यात होते रहता है, तभी देश चल रहा होता है। मान लीजिए आपके शहर में कोई बड़ा स्कूल है, उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट है किसी बैंक में, तो उस अमाउंट को बैंक उस शहर के लिए यूज करती है, उस शहर के लोगों को उस अमाउंट को लोन के रूप में प्रोवाइड करती है। ऐसे ही बैंक का आयात निर्यात होते रहता है। तो सरकार लगभग 50 से 60 करोड़ रुपया, वो अगर आप 20 लाख से 50 से 60 वाली बात मैं अभी कुछ देर बाद बताऊंगा, क्योंकि यह टेक्निकल बात हो जा रही है थोड़ी सी। 20 लाख से अगर ऊपर आप कोई किसी बैंक से लोन लेते हैं और वो आप लोन चुकाने में असमर्थ हैं, तो इसके लिए काफ़ी कड़ी नियम सरकार ने तय कर दिए हैं। बैंकों को काफ़ी कड़ी नियम आपको, अगर आप बैंक का पैसा लेके भागना चाहते हैं, 20 लाख से ऊपर का अगर आप लोन लेते हैं और उस पैसे को नहीं चुका पा रहे हैं, आप कहते हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी जान ले लो, ये कर लो, वो कर लो, अगर आप इस प्रकार की असंवैधानिक काम को कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत कड़ा नियम हमारे सरकार ने इस बार अपने बजट 2021 में पेश किया है। आप पर कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है, आप पे केस फाइल होगी, जो भी हो गई वो आगे होगी। अगर अच्छा, इस बार 20,000 करोड़ फंड जो है वो गवर्नमेंट फंड बैंकों को दे रही है लोन प्रोवाइड कराने के लिए, यह बहुत बड़ा हिस्सा है। और उसके बाद कई सारे ऐसे बैंक हैं जो, अगर आप जानते होंगे बैंक के बारे में, अगर आपको नॉलेज होगा, तो महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे बैंक थे जो बंद हो गए थे, जो कि घाटे में चलने की वजह से बंद हो गए। तो बहुत सारे लोगों को अपने आप पैसा जो है बैंक में जमा करने से बड़ा तकलीफ होता है भाई, सोचते हैं कि अगर मेरा पैसा डूब गया, इस तरह की इनसिक्योरिटीज रहते हैं। तो ऐसे लोगों को
विश्वास दिलाने के लिए सरकार ने इस बार एक नया नियम बनाया है। नियम क्या है आइए समझते हैं। नियम है कि 5 से 7 लाख रुपया, 5 से 7 लाख रुपया नहीं, लगभग आपका मतलब कितना भी पैसा बैंक में जमा हो, अगर वो बैंक जो है बैंकरप्ट हो जाती है, यानी कि दिवालिया हो जाती है, घाटे में चलने लगती है, आपको असमर्थ हो जाती है पैसा देने में, तो सरकार ने कहा है कि 5 लाख तक उस बैंक के घाटे में होने के बावजूद आप 5 लाख तक अपने टोटल अमाउंट का 5 लाख अमाउंट निकाल सकते हैं। और बाकी जो अमाउंट जो बचती है, ऐसा नहीं है कि वो आपका अमाउंट चला गया, डूब गया, वो अमाउंट है, वो अमाउंट किसी तरह से सरकार आपको रिकवर करके दे देगी। तो यह बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ी ही अच्छी डिसीजन है सरकार की। बहुत सारे लोगों को इनसिक्योरिटी होती है कि ये बैंक डूब गया, वो बैंक डूब जाएगा, तो हमारे बहुत सारा भाई लोग अपना जीवन का अहम हिस्सा बैंक में रखते हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो इस बार बहुत सारे बैंकों को सरकार ने मर्ज भी कर दिया है, जैसा आपको पता होगा। और आगे अगर हम बढ़ते हैं कि जो NRI हैं, नॉन रेसिडेंट, अगले पॉइंट पे हमारे बैंक वाला हो गया, जो NRI लोग हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, वो अगर दूसरे देश में रहते हैं, NRI का मतलब जो भारत का है और दूसरे देश में रहता, भारत का नहीं है और दूसरे देश में रहता है, ठीक। अगर ऐसे लोग भारत में कोई बिजनेस करना चाहते थे, तो हालांकि मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि भारत में अगर कोई NRI बिजनेस करने के लिए आता था पहले 2021 से पहले, तो कड़े नियम थे जिसके वजह से बिजनेस नहीं कर पाता था। कई प्रकार के पेपर वर्क्स थे जिसके वजह से वो बिजनेस करने में असफल रहता था। तो इन लोगों के लिए एक बड़ी बढ़िया स्कीम आई है, वो है OPC, 1 पर्सन कंपनी। यानी कि अब कंपनीज का जो पॉलिसी है वो चेंज हो चुका है NRI लोगों के लिए। एक लोग किसी कंपनी का मालिक हो सकता है, CEO, मैनेजर, सैनेजर, अब ये सब झंझट खत्म। बाहर से इस बार, मैं पहले भी आपको मित्रों बताया हूँ कि इस बार का जो बजट था वो देश के लिए ज़्यादा समर्पित है। तो देश का आयात बढ़े, देश का सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, इसके लिए OPC करके एक सरकार ने स्कीम लाई है, 1 पर्सन कंपनी। तो इसमें जो है कोई भी NRI आ सकता है, यहाँ पर अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश कर सकता है, और उसके पेपर वर्क जो होंगे वो बहुत कम होंगे, और यहाँ पर अपना स्टाफ हायर करके चला जाएगा, कहीं भी रहे, बाहर का पैसा हमारे देश में लाए, उसको इन्वेस्ट करे, उससे बिजनेस करे, और हमारे देश को टैक्स दे, ज़्यादा से ज़्यादा इससे हमको टैक्स मिलेगा, और साथ ही साथ रोजगार के जो है संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो यह बहुत बढ़िया एक स्कीम आया OPC। तो चलिए चलते हैं आगे, चूँकि मित्रों काफ़ी लंबा यह होने वाला है, तो थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, कुछ ना कुछ मैं करते रहूँगा। मैंने भी लिख रखा है भाई, इतना कुछ याद नहीं होता है, तो पॉइंट के रूप में मैंने लिख रखा है, बस देखता हूँ, बताता हूँ। अच्छा मित्रों, अब आगे आते हैं टेलीकॉम सेक्टर में। टेलीकॉम सेक्टर नहीं है एक्चुअली, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे टेलीकॉम सेक्टर में कई सारे कंपनीज हैं, BSNL, एयरटेल, जियो, रिलायंस और जियो एक ही है, वोडाफोन, कई सारे कंपनी। अगर आपको इसका सर्विस पसंद नहीं है तो उस कंपनी में शिफ्ट कर जाइए। उसी तरीके से कई सारे मित्र बहुत खुश होंगे अभी यह सुनकर। उसी तरीके से सरकार ने इस बार बिजली विभागों को, बिजली के जो कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है, उनको एक क्या कहते हैं, कड़ी शब्दों में कहा है कि भाई अगर तुम लोग अच्छे से सप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो अगले आने वाले 2 से 3 सालों में बिजली की एक ही शहर में कई सारे कंपनीज होंगी। अगर आपको इसका सर्विस पसंद नहीं आएगा तो दूसरे कंपनी का आप सर्विस यूज करो, जो कि हम भारतवासियों के लिए बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि भाई कई बार होता है कि कई लोगों का 1-1 लाख 2-2 लाख, मेरा खुद कभी कभी अजीब टाइप का बिल आने लगता है, मैं उतना यूज भी नहीं करता हूँ, उससे ज़्यादा का बिल आ जाता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए अभी AC बंद कर रहा हूँ। बिल का नाम सुन के भाई AC चलाने का मन नहीं करता है। तो कई सारे एक ही शहर में बिजली कंपनीज होने वाली हैं, जिससे भारत के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा।
काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे और बिजली काफ़ी सस्ती हो जाएगी। कंपटीशन के चक्कर में कंपनी जो है, बिजली कंपनी एक दूसरे को कंपटीशन देने के चक्कर में शायद जियो वाला भी सीन आ जाए। अच्छा होगा, कुछ दिन लोग फ्री में बिजली यूज़ करेंगे। वैसे बिजली पे याद आती है, बिजली और पानी सस्ता यूज़ करना कभी भूल ना करें। केजरीवाल सरकार किया है। मुझे केजरीवाल पे तो बहुत हंसी आती है, हालांकि जीत गया, बात अलग है। अच्छा, इस बार एक सीनियर सिटीजन के लिए अगले पॉइंट पे आते हैं। कई सारी कंपनीज होगी, इस बात को आप समझ गए। गला मेरा बहुत सूख रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी बीच में ले रहा हूँ। ये वीडियो लंबी भी होगी तो कोई बात नहीं, आप सभी, हम समझते हैं कि आप सभी समझ जाएंगे। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी एक बेहद अच्छा मौका आया है। एक सरकार ने अच्छा नियम दिया है सीनियर सिटीजन्स को। कई बार बैंक का और सीए ऑफिस का, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस का काफ़ी बार चक्कर मारना पड़ता है, जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक सरकार ने नियम लाया है कि 75 साल के ऊपर से जितने भी सीनियर सिटीजन्स होंगे, जिनको पेंशन मिल रहा है या फिर कई प्रकार का उनको सरकारी नौकरी से है, या फिर सरकारी नौकरी से है, वृद्धा पेंशन सरकारी नौकरी से है, उसका पेंशन मिल रहा है, या फिर कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है 75 बरिश से ऊपर, यानी कि 75 वर्ष से ऊपर। हम लोग बरिश कहते हैं भोजपुरी में वर्ष को। तो 75 वर्ष के ऊपर वाले लोगों को ITR अब फाइल नहीं करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत अच्छा 75 वर्ष के ऊपर वाले जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा। भाई परेशान हो जाते हैं यार, बैंक के लाइन में लग लग के, सीए के पास जाओ, 4 फाइल उठाओ, इधर वो करो, इससे बूढ़े लोग परेशान हो जाते हैं। भाई अब तो नौकरी से अलविदा कह ही दिया, अब तो कुछ दिन आराम करने दें दो। चलो, सरकार ने एक आराम दे दिया है, खुश हो जाइए और आशीर्वाद दीजिए मेरे इस वीडियो को। लगभग 10 से 15% सीनियर सिटीजन्स भी मेरी इस वीडियो को देखते हैं। यूट्यूब स्टूडियो पे एनालिसिस में ये सारा शो करता है कि कितने % जनता किस देश से देख रही है और क्या एज ग्रुप है, कितने मेल व्यूअर्स हैं, कितने फीमेल व्यूअर्स हैं। तो लगभग 10 से 15%, लगभग 70 से 75, 70 से 80-90 वाले 80-90 तो नहीं, 70 के ऊपर वाले लोग देखते हैं। 80-90 का मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है, उसमें ग्राफ में सब शो करता रहता है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कृपया स्किप ना करें, इसको पूरी तरह से सुने और समझें। हमारे देश में इनकम कहाँ से आता है और खर्च कितने हैं, अब इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, लगभग इनकम हमारा जो है वो उधार लगभग 36% जो है फॉरेन कंट्रीज़ का, उससे 15% GST आ जाता है, 14% ITR जो हम लोग टैक्स भरते हैं वो आ जाता है, और कॉरपोरेट सेक्टर से, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों से लगभग 13% आ जाता है। अब कॉरपोरेट कंपनीज का मतलब समझिए आप, यही नहीं कि जो रामू जो खैनी बेचता है उसका भी 13% अगर कॉरपोरेट में जोड़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों से नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, टाटा बिरला की कंपनी से लगभग 13% इनकम हमारे देश को आता है। अब खर्च क्या है, तो लगभग 20% लोन है, 20% लोन है, ऋण। उसके बाद 16% लगभग टोटल राशि दे दिया जाता है स्टेट्स को। तीसरी है कि 14% योजनाओं में खर्च हो जाता है। योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री वृद्ध पेंशन योजना, इस टाइप की जो भी योजना है, ये एक खर्च है हमारे। तो इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी जो सरकार है वो अपना खर्च बढ़ाना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा देश के ऊपर खर्च करना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा इस बार लोगों को मौका दे रही है कमाने का। तो परिवार में जितना बढ़िया खर्च, जितना ज़्यादा होगा उतने खुशी से लोग रहेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यह एक बहुत सेंसेशनल पॉइंट है, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट। बहुत लोग अभी डिबेट कर रहे हैं, रेलवे प्राइवेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर है। तो हर चीज़ जिसका सिक्योरिटी और कॉलिंग सरकार नहीं समझ पा रही है, उसके बस की नहीं है। सरकार के बस की तो ऑफकोर्स है ही,
परंतु इससे और बढ़िया प्रॉफिट कमाया जा सकता है और इसको बेहतर बनाया जा सकता है। उसको प्राइवेटाइजेशन में उसके सिक्योरिटी के लिए सरकार एक बॉन्ड पे दे रही है। प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ अब डिसइन्वेस्टमेंट को भी हमको समझना बहुत ज़रूरी है। जो गवर्नमेंट कंपनी को, या फिर मान लीजिए अगर हम उदाहरण लेते हैं डिसइन्वेस्टमेंट का, रेलवे के कई ऐसे ज़मीन हैं जो कि ऐसे ही बंजर पड़ा होता है मित्रों, तो उन ज़मीन का कोई इस्तेमाल ही नहीं है, सरकार का उतना ज़मीन बेकार में जा रहा है। तो उन सभी वैसे ज़मीनों को, फालतू ज़मीनों को जो सरकार है वो कहीं रेंट दे दी है, कहीं बेच दी है, या फिर कहीं उस पर कुछ प्लान कर रही है, तो इस तरह का कर रही है। प्राइवेटाइजेशन के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, आप सभी समझ जाइएगा। बजट में इसका डिस्कस करना मेरे अंदाज से उचित नहीं होगा। LIC 10,000 करोड़ का कुछ हिस्सा जो है LIC का, वो भी प्राइवेटाइज्ड होने वाला है। इसको भी कोई प्राइवेट कंपनी संभालेगी। एयर इंडिया, 2-4 का मैं नाम ले रहा हूँ जो प्राइवेटाइजेशन में आने वाला है। एयर इंडिया जो फ्लाइट कंपनी है, एयरबस है विमान, वो टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसी कंपनी ने एयर इंडिया का शुरुआत भी किया था। और मुझे लगभग 95% उम्मीद है कि फिर से एयर इंडिया इन्हीं का होने वाला है। टाटा, यानी कि मित्रों आप सभी के लिए एक रोचक बात होगी कि टाटा को फिर से एयर इंडिया मिलने वाला है। और मित्रों आपके मैं जो बोलने वाला हूँ कंटेनर्स के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो ठीक है, नहीं है तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कंटेनर्स जो है, जो कि भारत सरकार कुछ ऐसे कंटेनर से आयात निर्यात में जिसका यूज करती है, वो अगर संभाल नहीं पा रही है तो किसी प्राइवेट कंपनी को दे देगी। प्रॉफिट उतना ही है, सरकार को उतना ही बचना है, उतना ही आना है, नौकरी सबकी सुरक्षित रहेगी। तो नौकरी वाले लोगों को या फिर ऐसे बच्चों को पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि और सभी फालतू बातों पर ध्यान दें। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने एक नाम सुना होगा मंजुला, जो कि एक, मैं उस देश का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, उस देश की यह प्रधानमंत्री रही थी। और ये अपने देश में जैसे नोट छपाई का काम मित्रों आप जानते होंगे, AC चालू कर ले रहा हूँ, गर्मी लग रहा है। नोट छपाई का काम जो है RBI कराती है, RBI करती है। तो मंजुला एक देश की प्रधानमंत्री थी जो बिना अकाउंट के, बिना प्लानिंग्स के अपने देश में खूब सारा नोट छापती। तो उस तरह के बेवकूफ़ी हम नहीं करना चाहते हैं। ज़्यादा पैसे होने से क्या फ़ायदा जब हमारे पास उतनी वस्तु ही नहीं हो। इसलिए पैसे को ज़्यादा छापना या ना छापना, सरकार जब मन चाहे जितनी पैसे छाप ले, बट यह एक बुद्धिमानी नहीं होगी। इसलिए मंजुली वाली बेवकूफ़ी हम लोगों को नहीं कर, मंजुली कहूँगा मैं इसको, उसकी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। और भारत पेट्रोलियम जो है शायद यह भी किसी प्राइवेट कंपनी को मिल जाए। यही है मित्रों। अब मैं आता हूँ अगले पेज पर, पूरा लिखा हूँ, बहुत लंबा है, बहुत मेहनत किया हूँ। तो अभी तक आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। अब डिसइन्वर्ट जो मैं इससे पहले कुछ देर पहले डिस्कस किया था उसके बारे में बताना, इसका फ़ायदा क्या होने वाला है। जो कि इसका फ़ायदा होने वाला है, देखिए आने वाले सालों में सरकार की यह उम्मीद है, सरकार की यह नीति है कि सारे शहरों में, हर जगह पर, पूरे भारत में एक बढ़िया रोड हो। जैसा कि आप अभी अगर सफ़र करने वाले होंगे, अगर आप सफ़र करते होंगे तो बढ़िया रोड का अभी देख रहे होंगे कितना बढ़िया बढ़िया हमारे भारत में रोड बन चुका है। तो बढ़िया रोड महत्वपूर्ण, इसका सरकार का यह उद्देश्य है। हर शहर में मेट्रो हो, लाइट मेट्रोज हो। दूसरा, रेलवे को अगले साल तक 100% यानी कि 100% इलेक्ट्रिक बनाने वाली है भारत सरकार। यह सबसे बड़ी बात है कि रेलवे को 100%, जो कि हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। लगभग 3 से 4 जो अरब कंट्रीज़ है, या फिर अलग जो अरब कंट्रीज है जिनसे हम तेल का निर्यात करते हैं, तेल जहाँ से हमारे यहाँ आता है, उनका जो पॉलिटिकल प्रेशर बने रहता है, इस चीज़ से हम छुटकारा पाएंगे। और
तेल का भी दाम घट जाएगा मित्रों। अगर अगले साल से अगर रेलवे पूरी तरह इलेक्ट्रिक हो जाती है, सरकार की प्लानिंग है, सरकार का हमसे वादा है, अगर हो जाती है तो इससे हमको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तेल का दाम जो है वो घट जाएगा और अरब कंट्रीज़ का जो प्रेशर होता है कि भाई हम आपको तेल नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, तो इस प्रेशर का घट जाएगा। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण होगा कि पॉल्यूशन हमारे देश में बहुत ज़्यादा है जो कम हो जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट इस समय सबसे ज़्यादा कुछ काम कर रही है तो वो है ध्यान दे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। लगभग 8,500 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बन रहे हैं। वाह, यह गर्व की बात है। 8,500 किलोमीटर प्रतिदिन हमारे देश में रोड बन रहे हैं, बहुत गर्व की बात है मित्रों। लगभग 8,500 सॉरी मैं भी नींद में हूँ, थोड़ा सा गलत हो, 8,500 नहीं, लगभग 22 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बन रही है। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे मंत्रिमंडल में नितिन गडकरी जैसे, यानी कि माननीय नितिन गडकरी जी जैसे लोग हैं। मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत अच्छे नेता हैं, इनसे हमको सीख लेना चाहिए। मैं इनको अपना प्रेरणा मानता हूँ। यह बहुत मन से काम करते हैं और इनका जो काम है ना भाई साहब, रोड के क्षेत्र में आप सभी देख रहे होंगे, बहुत डेडिकेटेड मंत्री है ये। सरकार की प्लानिंग है कि गैस पाइपलाइन हर जगह हो। अब लगभग आपके भी मेरे यहाँ तो कल ही परसों ठाक ठोक उसी का हो रहा है भाई, गैस पाइपलाइन लग रहा है। यह भी एक बजट में हमारे हिस्सा है। और न्यू एरियाज ऑफ फाइनेंस डेवलपमेंट के लिए एक गवर्नमेंट सेक्टर बनने वाला है। फाइनेंस के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट सेक्टर बनने वाला है, जिसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपया सरकार रखेगी, रिजर्व रखेगी, और 5 लाख करोड़ रुपया एक इन प्रोजेक्ट पे खर्च करने वाली है। यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट सरकार सोचती है तो उस पर 5 लाख करोड़ यहीं से रिजर्व जो पैसे उससे दे देगी, फिर उससे जो कमाएगी उस फिर से इसमें मेंटेन हो जाएगा। गाड़ी के शौकीन लोगों को बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से गाड़ी जो है, जो कि 20 साल से पुरानी हो चुकी है, जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, उनको सरकार अब फेंकने वाली है, यानी कि बंद करने वाली है। उन सभी ये सारे 20 साल से पुरानी गाड़ियाँ आपके लिए बेकार हो जाएंगे, उनको आपको कूड़े में फेंकना पड़ेगा। कूड़े में नहीं, यानी कि कबाड़ वाले को देना पड़ेगा। 15 साल से पुराने जो ट्रक हैं उनको बदलना पड़ेगा। और इससे हमारे देश को फ़ायदा होने वाला है। लगभग मेरे एनालिसिस के हिसाब से लगभग 30% स्टील सस्ता हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है स्टील सस्ता होने का। अब मैं आपको इसका वो बताता हूँ। मैन्युफैक्चर कंपनी में आने वाले, ऑटोमोबाइल कंपनी में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाला है। जो भी मित्र हमारे इंजीनियर हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आने वाले साल में लगभग 20 साल, मतलब आने वाले साल में क्या, अभी 20 साल से पुरानी गाड़ियों को बंद करने वाली है भारत सरकार। इससे मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा नए गाड़ी बनेंगी, स्टील का दाम लगभग 30% सस्ता हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि प्रदूषण मुक्त हो जाएंगे हम लोग। 20 साल से पुरानी गाड़ियाँ देखते होंगे मित्र, धुआं प्रदूषण करके रखे हैं लोग, तो वो कम हो जाएगा। अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज़ इस बजट में है, एयर बैग कंपलसरी हो गया आप गाड़ी में। अगर आपके पास कोई गाड़ी है उसमें एयर बैग नहीं है, जैसे कि मेरे पास ऑल्टो है जिससे मैं चलता हूँ कभी कभार, तो उसमें एयर बैग नहीं है, तो उसमें 2 एयर बैग कंपलसरी कर दी है सरकार ने कि 2 एयर बैग होना ही होना चाहिए आपके गाड़ी में। ABS होना चाहिए, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। यह सड़क व्यवस्था को या फिर दुर्घटना को जो आए दिन होते रहते हैं, इन सभी को ध्यान में रखकर यह बनाया गया है। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक और कार, ये तीनों चीज़ें जो है वो आने वाले समय में महंगी होने वाली है। इस बात का ध्यान रखें मित्रों। और महंगी हो गई है, होने वाली क्या है, महंगी हो गई है। मैंने बाइक खरीदा था लगभग 60-70 हज़ार का, अब वही बाइक का दाम हो गया है 80-90 हज़ार रुपये। मित्रों कहाँ से कोई खरीद पाएगा। तो है सरकार की प्लानिंग से इतने इन्वेस्टमेंट्स है, जिसके वजह से सरकार किसी ना किसी तरह से सोच के ही उसको बुद्धिमानी से ही कर रही है। तो मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, टीवी, फ्रिज, कूलर इत्यादि, कार, ये जो है वो महंगी हो गई है।
और सरकार ने इसके साथ साथ एक गलती कर दी है कि सोलर पैनल्स को महंगा कर दिया है, जो कि नहीं करना चाहिए था। अभी तो सोलर हमारे भारत देश में नया नया आया ही है, इसको महंगा कर दिए, कौन यूज करेगा। वैसे सोलर एनर्जी है, इसको यूज करना बड़ा लाभदायक है, इससे बिजली बचती है, पॉल्यूशन कम होता है। बिजली को पैदा करने में कितना पॉल्यूशन होता है। अच्छा, सेव, दाल, कपास, कपास यानी समझते होंगे मित्र, कॉटन को कपास कहते हैं, वो महंगा होने वाला है। अच्छा, इसमें भी एक गलत चीज़ हो गया भाई, यूरिया महंगा हो रहा है। किसानों के लिए एक आफत भाई, ऐसे ही किसान बेचारे रो रहे हैं। वैसे मोदी जी हर वर्ष लगभग 6,000 रुपया पूरे किसानों को देते हैं। तो यूरिया जो है इस बार महंगा हो गया इस साल के बजट में, और इसका बहुत सारे महत्वपूर्ण रीज़न भी हैं महंगा होने का यूरिया। तो यूरिया से कुछ लोग जो है, जो हर खुरपाती दिमाग के हैं, वो शराब बनाते हैं, जहरीली शराब। ये इस टाइप का कई और भी मुख्य रीजन है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है। तो ये महंगा होने वाला है मित्रों, समझिए महंगा हो गया। हाँ, झूम बराबर वाले मित्रों के लिए दारू महंगा हो गया है भाई, दारू भी महंगा हो गया इस साल के बजट में। पेट्रोल जैसा कि आप सभी देख रहे हैं महंगा है। और सोना, और हाँ सोना, मेटल जितने भी हैं, चांदी इत्यादि, लोहा वोहा, इस पर टैक्स कम हो गया है, तो यह सस्ता हो जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। सोना, जो भी महिलाएं हैं खूब खुश हो जाइए, सोना सस्ता हो गया। और एक बहुत बड़ा स्कीम सरकार का बनने वाला है, ई पोर्टल, आने वाले समय में बनकर तैयार हो जाएगा यह ई पोर्टल। यानी कि लेबर अपने आप को, यानी कि ये जो है, ये कोविड को रख के ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है, इसको सोचा गया है। अब जो हमारे देश के लेबर होंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई प्लम्बर हो या फिर कोई शिक्षक हो, लेबर में नहीं गिनेंगे, मान लीजिए कोई शिक्षक है, कोई प्लम्बर है, कोई फिटिंग करने वाला है, कोई टाइल्स लगाने वाला है, कोई ईंटा लगाने वाला है। शिक्षकों के बारे में मुझे उतना एग्जैक्टली पता नहीं है कि शिक्षकों का उस पर होगा कि नहीं होगा। एक ई पोर्टल बनाने वाली है सरकार, जिस पे वो जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद देश के किसी भी कोने से उनके पास फ़ोन आएगा कि यहाँ पर काम है, इससे रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। तो सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है, ई पोर्टल बना रही है। इससे जो निचले तबके लोग होंगे, जिनके पास रोजगार की कमी है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, सबसे बड़ी गलती हुई है कि इस बार एजुकेशन पे 18% GST लगा दिए। और उससे बड़ी गलती का है कि पिछली बार 99,000 करोड़ मिला था एजुकेशन में। सरकार का जो योगदान था एजुकेशन में 99,000 पिछले साल मिला था, उसको घटा के इस बार 93,000 लोग कर दिए। बताइए। चलिए, इसका एक फ़ायदा भी हो रहा है कि 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी एक सैनिक स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ। तो विद्यार्थी जीवन में सैनिक स्कूल का प्रांगण में मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो काफ़ी बढ़िया, सरकार 100 नए सैनिक स्कूल खोल रही है। इससे एजुकेशन क्वालिटी वो होने वाली है। और सबसे मज़ेदार बात, मैंने कुछ देर पहले केजरीवाल जी की बात की थी, लीजिए आ ही गया। तो लगभग 2020 में 4,200 करोड़ रुपया कुंभ पे खर्चा हुआ था। कुंभ जो हुआ था उसमें 4,200 करोड़ रुपया सरकार ने दिया था। अब केजरीवाल जी का इससे क्या संबंध है, आप सोच रहे होंगे। तो संबंध ये है कि इस बार 325 करोड़ रुपया बस सरकार ने दिल्ली सरकार को दी है। क्यों? क्योंकि ये फ्री में और बांटो, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी, फ्री में पानी। अरे भाई, कुछ तो पैसा ले लिए होते। चुनाव जीतने के लिए राज्य सरकार को घाटे में कर देते हैं लोग, ऐसे तो है बुद्धिमान लोग। आगे जो है किसानों के ऊपर है, MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो जिसके ऊपर बहुत बवाल हो रहा है। तो मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका मैं समझ रहा हूँ। एक अलग से इसको वीडियो बनाऊँगा इसको समझाने के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। डिफेंस सेक्टर में लगभग 4,80,000 रुपया जो पेंशन और सैलरी को दिया गया है इस बार,
जिसमें से लगभग पेंशन में लगभग कुछ अमाउंट चला जाता है, कुछ अमाउंट सैलरी में चला जाता है, और इसमें पेंशन और सैलरी इंक्लूडेड है। और डिफेंस सेक्टर का मतलब आप समझिए, जिससे राफेल वगैरह खरीदाया है ना, तो इसी वाले फंड से राफेल खरीदा जाता है। 4,80,000 जो कि इस बार भारत सरकार ने डिफेंस सेक्टर को दिया है। रेलवे को 4,000 करोड़ रुपया दिया है। तो अब लगभग मैंने बहुत कम समय में, एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं कुछ निर्मला सीतारमण जी का भी इसमें जोड़ दूंगा कि उन्होंने क्या बोला, कैसे बोला, इस चीज़ को आप भी समझिए। शायद मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट में मित्रों। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इस बजट में क्या है और क्या नहीं है। तो इस बजट में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया। चलिए कोई बात नहीं। टैक्स जो है, इस साल टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर आप टैक्स स्लैब को समझते होंगे तो टैक्स स्लैब में इस बार कोई चेंज नहीं हुआ। जो पिछला बार जो पैटर्न था वही पैटर्न इस बार भी है। इस बजट में देश के बारे में ज़्यादा सोचा गया है, देश के नागरिकों के बारे में थोड़ा सा कम ध्यान दिया गया है, क्योंकि देश बढ़ेगा तब देश के नागरिक आपरूपी बढ़ेंगे। और यही सब था इस बजट के बारे में। और मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं, जिसके पे मैं एक अलग वीडियो करने वाला हूं, उसके लिए आप सभी तैयार होइएगा। मैं लगभग समय हो चुका है, 2:30 बज गया लगभग मैं पिछले 1 घंटे से शूट कर रहा हूं। तो अगर जो मैं पॉइंट छूट गया होगा उसको मैं अगले किसी वीडियो में समराइज़ करके रख दूंगा। और निर्मला सीतारमण जी का कुछ क्लिप भी इस वीडियो में हो सके तो इंक्लूड कर दूंगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल के सपोर्ट के लिए और मेरे सपोर्ट के लिए, मेरे मनोबल के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और इसी के साथ जय हिंद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है आप सभी से इस तरीके से बात करके। जय हिंद, शुभ रात्रि। लगभग 2:30 बजे मैं शुभ रात्रि आपको बोल रहा हूँ। और दिनांक आज 25 हो गया है, कल मुझे शायद कहीं सफ़र पे जाना है। तो चलिए अभी इस वीडियो को मैं एडिट करूँगा, एडिट करने के बाद खाना खाऊँगा, खाना खाने के बाद तब सोऊंगा, फिर सुबह में भी काम है। एक मैं इसी के साथ साथ और सारे भी वीडियो लाने का कोशिश करूँगा, जिसमें अपने दिनचर्या का कार्यक्रम जो करता हूँ उसको दिखाऊँ कि एक पॉलिटिशियंस के जीवन में क्या क्या जिम्मेदारी होती है। और उजला कुर्ता और पैजामा पहनने के अलावा क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या करना पड़ता है, किस तरीके से करना पड़ता है जब आप एक स्ट्रगलिंग फेज में होते हो। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि स्ट्रगल फेज क्या है, और यही सब नहीं जानने की वजह से वो सोचते हैं कि बड़ी आराम है। तो भाई आराम कहीं नहीं है, मेहनत हर जगह आपको करना पड़ेगा। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, यूट्यूब पे भी कर रहा हूँ, सामाजिक क्षेत्र में भी कर रहा हूँ, सबको करना चाहिए। मैं तो अभी बच्चा हूँ, सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Offered their salaries. In May 2020, the government announced the Atmanirbhar Bharat package. To sustain the recovery further into the year, we also rolled out 2 more Atmanirbhar packages, 2 and 3. Total financial impact of all the Atmanirbhar Bharat packages, including measures taken by the RBI, was estimated to be about 27.1 lakh crores, which amounts to more than 13% of our GDP. As a government, we kept a watch on the situation and were proactive in our responses. The government, led by the Prime Minister, stretched its resources to deliver for most vulnerable sections of our society, the poorest of the poor, the Dalits, the tribals, the elderly, the migrant workers, and our children. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, the 3 Atmanirbhar packages, and announcements made later were like 5 mini budgets in themselves. The Atmanirbhar packages accelerated our pace of structural reforms, redefinition of MSMEs, commercialization of the mining sector, agriculture and labor reforms, privatization of public sector undertakings, one nation, one ration card, production-linked incentive schemes are some of the notable reforms carried out during this period. Faceless income tax assessment, DBT, and financial inclusion
are the others. Today, India has 2 vaccines available and has begun medically safeguarding not only her own citizens against COVID-19, but also those of 100 or more countries. It is added comfort to know that 2 or more vaccines are also expected soon. Honorable Prime Minister launched the vaccination drive by crediting and thanking our scientists. We are ever grateful for the strength and rigor of their efforts. Having said that, we are all reminded time and again that our fight against COVID-19 continues into 2021. Now, just as it happened after the 2 world wars, there are signs that the political, economic, and strategic relations in the post-COVID world are changing. This moment in history is the dawn of a new era, one in which India is well poised to truly be the land of promise and hope. I borrow the words of Rabindranath Tagore. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. In this spirit, I can't help but recall the joy that we as cricket-loving nation felt after the Team India's recent spectacular success in Australia. It has reminded us